डियर स्टूडेंट्स, नवदीप सर की फ़िज़िक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो अपने कर रहे थे राजस्थान बोर्ड की फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 14, जिसका नाम था परमाणुवीय भौतिकी। और इसमें अपने प्रीवियस जो वीडियो थी, दो टॉपिक डिस्कस कर लिए थे। एक था डाल्टन का परमाणु मॉडल और दूसरा था थॉमसन का परमाणु मॉडल, यानी परमाणु की संरचना के बारे में अलग अलग साइंटिस्टों ने अपने मॉडल दिए। तो उसमें अपने पढ़ा था कि जो थॉमसन का परमाणु मॉडल था वो फेल हो गया था और उसको फेल किया था रदरफोर्ड ने। तो आज अपने वही पढ़ने जा रहे हैं कि रदरफोर्ड ने अपना क्या परमाणु का मॉडल दिया। तो देखो, रदरफोर्ड ने एक प्रयोग किया था जिसको अपने बोल देते हैं अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। ठीक है, और परमाणु का रदरफोर्ड मॉडल इसके बेसिस पे उसने दिया कि ये प्रयोग किया, प्रयोग से जो रिजल्ट निकले उस रिजल्ट के आधार पर उसने अपना मॉडल दे दिया। तो देखो, इसको करना स्टार्ट करते हैं। क्या है कि सन 1911 में रदरफोर्ड व उसके सहयोगियों एच गाइगर व ई मार्सडे ने एक महत्वपूर्ण प्रयोग किया। ये उसके दो साथी थे उसके साथ लैब में काम करने वाले। इन्होंने क्या किया, एक प्रयोग किया और इसके आधार पर एक नया मॉडल दिया। वह इस मॉडल ने यह दर्शाया कि परमाणु संरचना का थॉमसन मॉडल सही नहीं है। यानी कि उन्होंने थॉमसन जो मॉडल था उसको क्या बताया, गलत बताया इस मॉडल के आधार पर, क्योंकि उनको जो रिजल्ट मिले उससे बिल्कुल विपरीत रिजल्ट मिले। तो देखो, इस प्रयोग को रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन कह देते हैं। अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग कहते हैं क्योंकि उन्होंने अल्फा कण इसमें काम में लिए थे। और प्रकीर्णन क्या होता है कि बिखरना। अगर प्रकीर्णन का सीधा अर्थ अपने लगाएं तो प्रकीर्णन कह देते हैं बिखरने को। तो अल्फा कण क्या होते हैं, बिखर जाते हैं इस प्रयोग में, अलग अलग दिशाओं में फैलना भी आप कह सकते हो प्रकीर्णन को। तो पहले अल्फा कण के बारे में जानते हैं। वैसे तो फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था आपने कि अल्फा कण धनावेशित हीलियम नाभिक या 2He4 होते हैं। हीलियम के क्या होते हैं, ये नाभिक होते हैं, मतलब हीलियम के एटम होते हैं। और इसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान का क्या होता है, 4 गुना होता है। और आवेश जो होता है वो प्रोटॉन का 2 गुना होता है, यानी 2E आवेश होता है। ठीक है, तो 2He4 मतलब इसमें क्या हो गया, दो तो प्रोटॉन हो गए और दो न्यूट्रॉन हो गए। तो दो प्रोटॉन के कारण आवेश तो दो ही हो गया इस पे, और न्यूट्रॉन पर आवेश नहीं होता लेकिन द्रव्यमान तो होता ही है। तो उसी कारण जो इसका द्रव्यमान है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान का लगभग 4 गुना होता है, क्योंकि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का द्रव्यमान लगभग सेम सा होता है। और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का ये 7,000 गुना होता है लगभग, यानी इलेक्ट्रॉन से इतना भारी होता है अल्फा कण जो होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि अल्फा कण बनते कैसे हैं। तो वैसे तो क्या है कि अल्फा कणों के बारे में डिटेल से अपने 15 चैप्टर में आएगा, 15वें चैप्टर में अपने पढ़ेंगे। लेकिन फिर यहाँ पे इसका प्रयोग है तो इस कारण पढ़ते हैं कि अल्फा कण रेडियो एक्टिव नाभिकों पोलोनियम, थोरियम, यूरेनियम आदि से स्वतः उत्सर्जित होते हैं। अब देखो, होता क्या है कि रेडियो एक्टिव नाभिक किसे कहते हैं कि अगर अपने क्या करें 80 या 90 जिनका परमाणु क्रमांक है, 80 या 90 वाले तत्वों पर जाएं या इससे ज़्यादा के, आप 80 से मान लो भी 80 से ज़्यादा जिस भी पदार्थ तत्व का परमाणु क्रमांक होता है आवर्त सारणी में, वो तत्व क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं। ठीक है ना, कि वो तत्व अस्थायी होते हैं, अपने उस रूप में वो बहुत ही कम समय के लिए रह पाते हैं। अस्थायी तत्व होते हैं और स्थायी होने के लिए क्या करते हैं कि या तो अल्फा कण का उत्सर्जन करते हैं ये अपने आप, और अल्फा कण निकलते कहाँ से हैं, इनके नाभिक से निकलते हैं। ये जो तत्व हो गए इनके नाभिक से अल्फा कण निकलेंगे। और क्या होते हैं कि ये अल्फा कण या फिर आ जाता है बीटा किरणें, गामा किरणें, तो उसके रूप में ये क्या करते हैं, अपनी जो ऊर्जा है उसका उत्सर्जन करते हैं और दूसरे तत्वों में चेंज हो जाते हैं। यहाँ एक तत्व किस में चेंज हो जाता है, दूसरे तत्व में। तो ऐसे तत्व जो स्थायी नहीं होते, अस्थायी होते हैं और दूसरे तत्व में चेंज हो जाते हैं, इस प्रकार के तत्वों को रेडियो एक्टिव तत्व कहते हैं। ये अपने आप ही विकिरणों का उत्सर्जन करते रहते हैं। ठीक है, डिटेल में इसके बारे में आगे आएगा। तो आप इतना याद रख लो भी, अल्फा कण जो होगा वो क्या होगा, किसी रेडियो एक्टिव तत्व से उत्सर्जित होता है। अब नेक्स्ट है प्रायोगिक व्यवस्था, एक्सपेरिमेंटल सेटअप। भी जो उन्होंने प्रयोग किया था वो प्रयोग को किस प्रकार किया था वो अपने पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको एक तो प्रयोग का डायग्राम पता होना चाहिए, जो मैंने डायग्राम बना रखा है, और दूसरा कि इसमें जो जो उन्होंने प्रयोग में यंत्र काम में लिए या जो जो चीज़ें काम में ली उनका प्रयोग क्या था वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखो इसको पढ़ते हैं। रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग की व्यवस्था को चित्र में प्रदर्शित किया गया, डायग्राम में दिखा रखा है। इसमें क्या होता है कि रेडियो एक्टिव तत्व पोलोनियम को क्या है, अब रेडियो एक्टिव तत्व कौन सा ले रहे हैं, पोलोनियम ले रहे हैं। लगभग मेरे को लगता है इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो 84, यानी 84 नंबर पर आता है ये आवर्त सारणी में।
ठीक है। तो पोलोनियम को लेते हैं जो अल्फा कण के उत्सर्जन के स्रोत के काम में लेते हैं, मतलब ये क्या करता है, पोलोनियम अल्फा कण का उत्सर्जन करता है। तो अब देखो, अगर आपसे 1 नंबर का क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग में अल्फा कण के स्रोत के रूप में किसे काम में लिया, तो आप क्या कह सकते हो, रेडियो एक्टिव तत्व पोलोनियम को उसने क्या किया, अल्फा कण उत्सर्जन के स्रोत के रूप में काम में लिया। इसे क्या कर देते हैं, एक लेड के बॉक्स में रखा जाता है। अब देखो डायग्राम भी साथ साथ देखते जाते हैं कि ये यहाँ पे क्या है, कण स्रोत है, मतलब इससे क्या निकलेंगे, अल्फा कण निकलेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे उसने क्या रखा, ये पोलोनियम रखा, और इसको क्या किया, एक लेड के बॉक्स में रख दिया। अब इस लेड के बॉक्स के बाहर क्या होता है, इस लेड बॉक्स के आगे छोटे छिद्र वाली लेड की पट्टिका रखी जाती है, लेड की छोटे छिद्र वाली पट्टिका। ये क्या कर दिया, आगे एक लेड की प्लेट रख दिया। अब देखो क्या होता है कि जो ये लेड का बॉक्स लेते हैं, इसका जो बाहर यानी कि जो इसका मुंह होता है, आप ऐसे मान लो, यानी जहाँ से अल्फा कण बाहर निकलेंगे वो बहुत ही छोटा होता है, यानी ये वाला जो छिद्र है बहुत ही छोटा होता है, और उससे छोटा छिद्र इसका होता है, ये जो लेड प्लेट का। अब देखो होता क्या है इससे कि ये देखो इसमें लिखा हुआ है कि यह लेड बॉक्स व पट्टिका अल्फा कणों को संरेखित पुंज या इसको बीम बोल देते हैं, बीम के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। अब बीम का मतलब क्या हुआ कि आपने देखा होगा, आप छोटे होते आपने ये जो लेज़र लाइट होती है, छोटे होते खेलते थे ना लेज़र लाइट से, तो वो लेज़र लाइट से लाल रंग की लाइट निकलती थी, और उस लाइट की एक खासियत होती थी कि जैसे अगर अपने बैटरी की लाइट देखें तो बैटरी की लाइट आसपास काफ़ी फैल जाती है, लेकिन जो लेज़र लाइट होती है उसकी लाइट क्या होती है, एक सीधी रेखा में जाके पड़ती है और एक बिंदु पर ही पड़ती है, ठीक है ना। तो क्या होता है कि अपने क्या करते हैं, उसको क्या बोल देते हैं, जो सीधी लाइट होती है उसको बीम बोल देते हैं या पुंज बोल देते हैं। तो वैसी बीम प्राप्त करने के लिए अपने क्या किया कि यहाँ पे लेड की प्लेट, लेड बॉक्स का भी मुंह बहुत ही छोटा रख दिया, और लेड की जो प्लेट है उसमें भी बहुत ही छोटा सा छिद्र, मतलब एक बीम के रूप में अपने को मिलेगा, एक सीधी रेखा के रूप में क्या चलते हैं, अल्फा कण चलते हैं, ठीक है ना। तो अल्फा कणों को संरेखित पुंज के रूप में यानी बीम के रूप में प्राप्त करने के लिए लेड बॉक्स और पट्टिका लेते हैं। ये पट्टिका आपकी बुक में नहीं दी हुई, मैंने डायग्राम थोड़ा सा चेंज किया हुआ है, जो एक्चुअल उनका प्रयोग था उस हिसाब से मैंने डायग्राम बनाया, आपको यही बनाना है, ठीक है ना। बुक में बहुत कुछ काट रखा है इसमें से, तो थोड़ा सा बुक से आपको थोड़ा सा डिफरेंट कराऊंगा मैं, लेकिन वो बिल्कुल सही है, ठीक है। अब देखो क्या किया रदरफोर्ड ने, इससे आगे मैं आपको सीधा बता देता हूँ, फिर थ्योरी पढ़ते हैं कि ये जो अल्फा कण है इसको उसने एक सोने की पन्नी रखी यहाँ पे। अब पन्नी क्या होती है, सोने की बहुत ही पतली पट्टी का, यानी जिसका जो बहुत ही ज़्यादा पतली है उसको पन्नी बोल देते हैं। तो इस जो पट्टी की मोटाई थी वो 10⁻⁷ मीटर थी। आप देखो कि 10⁻⁷ मीटर कितना हो जाता है, लगभग 1 करोड़, यानी 1 मीटर का 1 करोड़वां हिस्सा हो जाता है ये। तो इतनी पतली उन्होंने यहाँ पे क्या रखी, सोने की पन्नी रखी, और इस सोने की पन्नी पर क्या करवाया, इन अल्फा कणों को आपतित करवाया। अब नेक्स्ट उन्होंने क्या किया कि इस पन्नी के चारों ओर, ऐसे ये चारों ओर जो गुलाई में दिखा रखा आपको ये वाला, एक ZnS का पर्दा लगाया, जिंक सल्फाइड का पर्दा लगाया। अब ये क्यों लगाया, क्योंकि क्या होता है कि जब ये अल्फा कण इससे टकराते हैं सोने की पन्नी से, तो ये अलग अलग दिशाओं में बिखर जाते हैं। ज़्यादातर अल्फा कण तो सीधे चले जाते हैं, लेकिन कुछ क्या होता है अलग अलग दिशाओं में जाते हैं। तो जब अल्फा कण किस दिशा में गया उसका पता लगाने के लिए जिंक सल्फाइड का पर्दा लगाते हैं। जब ये अल्फा कण इस जिंक सल्फाइड के पर्दे से टकराता है तो यहाँ पे एक चमक उत्पन्न करता है, प्रतिदीप्ति उत्पन्न करता है। तो चमक उत्पन्न करने से क्या होता है, अपने को पता लग जाता है भी यहाँ से क्या हुआ, अल्फा कण एक टकराया, ठीक है। और उन अल्फा कणों की गिनती करने के लिए क्या करते हैं अपने, एक घूर्णी परस्पर गणितर या स्किंटिलेशन काउंटर बोल देते हैं इसको। ये क्या है कि बीएससी का टॉपिक है वैसे, लेकिन क्या है कि ये एक उपकरण है, आपको थोड़ा बता देता हूँ। होता क्या है, आपकी बुक में ओनली नाम दिया हुआ है इसका कि घूर्णी परस्पर गणितर लगा देते हैं। ये गणितर, इसको इंग्लिश में बोल देते हैं स्किल्टिनेशन काउंटर, ठीक है। काउंटर का मतलब क्या होता है, गिनने वाला, काउंट करने वाला। तो ये गणितर क्या करता है कि इस ZnS के पर्दे पर जिस जिस दिशा में जो जो अल्फा कण जाके टकराता है उन सब को ये क्या करता है, गिन लेता है, ठीक है। तो अल्फा कणों को गिनने का काम और किस दिशा में कितने कोण पर अल्फा कण टकराया वो सारा काम ये घूर्णी परस्पर गणितर करता है।
और सूक्ष्मदर्शी की सहायता से क्या कर सकते हैं, अपने इन अल्फा कणों को देख सकते हैं सूक्ष्मदर्शी की अरेंजमेंट। अब नेक्स्ट देखो, जो इसमें थ्योरेटिकल लिख रखा है कि इन संरेखित अल्फा कणों के पुंज को लगभग 10⁻⁷ मोटाई की सोने की पन्नी पर आपतित करवाया जाता है। पन्नी को फॉयल बोल देते हैं, या आप इसको पट्टिका भी कह सकते हो। तो आपतन के पश्चात ये अल्फा कण क्या होते हैं, पन्नी से टकराकर या तो सीधे चले जाते हैं या विभिन्न दिशाओं में क्या हो जाते हैं, प्रकीर्णित हो जाते हैं। मतलब या तो अल्फा कण क्या होंगे, सीधे चले जाएंगे, सीधे निकल जाएंगे, या फिर क्या होते हैं, विभिन्न दिशाओं में फैल जाते हैं। ज़्यादातर कण तो क्या होते हैं, सीधे चले जाते हैं। और इन कणों का सह सूचन करने के लिए, मतलब पता लगाने के लिए क्या करते हैं, अपने एक जिंक सल्फाइड का पर्दा लगा होता है। तो जिंक सल्फाइड के पर्दे पर टकराकर वो क्या करते हैं, चमक उत्पन्न करते हैं। अभी जो आपको मैंने बताया था प्रस्फुर, इसको प्रस्फुर का मतलब यहाँ पे चमक है। ठीक है। अब नेक्स्ट है कि विभिन्न कोणों व दिशाओं में प्रकीर्णित अल्फा कणों की संख्या ज्ञात करने हेतु घूर्णी प्रस्फुर गणित्र का उपयोग किया जाता है। इसके साथ ही सूक्ष्मदर्शी का भी उपयोग किया जाता है अल्फा कणों को देखने के लिए। तो अब देखो, इस प्रयोग का जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप था वो मैं आपको एक डायग्राम के द्वारा दिखाता हूँ भी किस प्रकार जो रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग का एक्सपेरिमेंटल सेटअप किया था सारा। तो अपने उसको एक डायग्राम से समझते हैं। मैंने डायग्राम 2-3 डाउनलोड किए थे। अब देखिए, एक डायग्राम तो ये है, इसमें ये बिल्कुल सिंपल सा डायग्राम है। अभी ये अल्फा कण का स्रोत है, लेड का बॉक्स रखा हुआ है, इसमें से क्या निकलते हैं, अल्फा कण निकलते हैं। और आगे क्या होती है, ये सोने की पन्नी लगी होती है यहाँ पे। इस सोने की पन्नी से टकरा के और कुछ तो सीधे निकल जाते हैं। ज़्यादातर अल्फा कण सीधे, ये देखो ज़्यादा अल्फा कण यहाँ दिखा रखे हैं, ज़्यादा सीधे निकलते हैं, उन्होंने प्रयोग में देखा। कुछ अल्फा कण कुछ कोणों पर जाते हैं, कुछ ऐसे चले जाते हैं टकरा के, और कुछ क्या होते हैं, वापस भी आ जाते हैं ऐसे टकरा के। ठीक है। तो ये सारा क्या था, प्रायोगिक। और ये जो ब्लैक कलर का इसमें शो कर रखा है, ये ब्लैक कलर का क्या था, जिंक सल्फाइड का पर्दा था। ZnS का जो पर्दा लिया हुआ था ना, वो था। अब इसमें तो क्या, ये एक सिंपल डायग्राम है। एक डायग्राम आपको और शो करता हूँ मैं, जिसमें पूरी इनके एक्सपेरिमेंटल सेटअप दिखा रखा है। वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम है, लेकिन आपको एक बार दिखा देता हूँ मैं। देखिए, ये इसका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम है, इसको देखो। लेकिन वास्तव में एक्सपेरिमेंट सेटअप उनका इसी तरह से था भी। ये क्या है कि रेडियो एक्टिव सोर्स यहाँ पे पोलोनियम जो उन्होंने रखा था। अब इसको क्या करते हैं कि जो आपका लेड का बॉक्स था, उस लेड के बॉक्स में से ये पोलोनियम से अल्फा कण निकलते हैं। फिर आगे ये देखो, लेड स्क्रीन विद स्लिट, लेड स्क्रीन रखी हुई है, यानी लेड की पट्टिका रखी हुई है। उस पट्टिका में से जब ये गुजरते हैं तो पुंज के रूप में जाते हैं। और ये यहाँ पे गोल्ड फॉइल, मतलब सोने की पट्टिका है ये वाली। और इस सोने की पन्नी पर जब ये गिरते हैं तो अब ये क्या होते हैं, अलग अलग दिशाओं में चले जाते हैं। अब इन्होंने देखो ZnS स्क्रीन की, ZnS का पर्दा इस प्रकार लगा होता है अलग अलग दिशाओं में। ठीक है ना, ऐसे बहुत सारे पर्दे लगे हुए होते हैं, ZnS की सारी स्क्रीन बनती है एक। और एक चीज़ और देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है स्किल्टिनेशंस। अब इन सारी स्क्रीनों से क्या होता है कि जो स्किल्टिनेशन या प्रस्फुर घूर्णी प्रस्फुर गणित्र है, वो जुड़ा हुआ होता है इन सारी स्क्रीनों से। और वो खुद क्या करता है, काउंट करता है भी। अगर मान लो कोई अल्फा कण सीधा जाता है तो वो बता देगा भी सीधे कितने अल्फा कण गए। कोई अल्फा कण इस दिशा में जाता है तो वो बता देगा कि जो इसकी प्रारंभिक स्थिति है उसे कितने कोण पर ये अल्फा कण आया। तो इन सारी स्क्रीन से क्या होते हैं, स्किल्टिनेशन या फिर घूर्णी परस्पर गणित्र जुड़े हुए होते हैं। और ये यहाँ पे क्या है, एक व्यूइंग माइक्रोस्कोप। इस सारी घटना को देखने के लिए एक माइक्रोस्कोप उन्होंने यूज किया। ठीक है। तो अब देखो, उन्होंने क्या देखा कि जो सोने का, यानी सोने की पन्नी थी, तो सोने की पन्नी पर क्या होंगे, सोने के परमाणु होंगे। तो क्या हुआ कि जो अल्फा कण आ रहे थे, उस अल्फा कणों में से ज़्यादातर अल्फा कण सीधे निकल गए। ये ए वाले क्या हैं, ए वाले वो अल्फा कण हैं जो अपने रास्ते से बिना विचलित हुए सीधे निकल गए। कुछ अल्फा कण क्या हुए, या तो सीधे निकल गए या फिर थोड़े से कोणों पर मुड़े। और दूसरे अल्फा कण वो थे कि जो अधिक कोण पर विक्षेपित हो गए, यानी कि 90 डिग्री से बड़े कोणों पर। और लगभग कुछ अल्फा कण, यानी बहुत ही कम ऐसे अल्फा कण थे जो क्या हुए, जिस दिशा में उनको भेजा था उसी दिशा में वो क्या आ गए, वापिस आ गए। ठीक है ना। तो अब देखो, इससे उन्होंने रिजल्ट क्या निकाले, वो रिजल्ट अपने नोट्स में पढ़ते हैं। ये तो इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप मैंने आपको दिखाया है। तो देखो, इसमें क्या था कि अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के प्रेक्षण और परिणाम, मतलब जो इसके रिजल्ट थे वो रिजल्ट देखते हैं। ये वाला थोड़ा सिंपल डायग्राम मैंने इसमें बना दिया है, जो आपको वहाँ पे मैंने डायग्राम दिखाया था ना, उसका थोड़ा सिंपल व्यू दिखा दिया आपको। आपकी बुक में वैसे ही बनाया हुआ है, आप ये वाला डायग्राम बनाओ, ये अच्छा है, इससे समझना आसान रहता है। तो देखो क्या क्या प्रेक्षण देखिए, प्रेक्षण मतलब उन्होंने प्रयोग में क्या देखा और उसके आधार पे जो रदरफोर्ड था उसने क्या रिजल्ट निकाले। ठीक है।
तो देखो पहला रिजल्ट इसमें क्या है कि आपतित अल्फा कणों में से अधिकांश कण स्वर्ण पन्नी को या तो बिना विक्षेपित हुए पार हो गए, मतलब अपने पथ से विचलित नहीं हुए, सीधे चले गए, जैसे ये वाले अल्फा कण हैं, ये सारी लाइनें अल्फा कणों को दिखा रही हैं भी ज़्यादातर अल्फा कण तो क्या हुए, सीधे चले गए, या बहुत ही अल्प कोणों पर विक्षेपित हुए, मतलब कि 90 डिग्री से कम कोणों पर, न्यून कोणों पर विक्षेपित हो गए, जैसे ये वाले अल्फा कण हैं। ठीक है ना। तो लगभग आप ऐसे मान लो भी रदरफोर्ड का जो प्रयोग था उसमें 99% ऐसे पार्टिकल थे जो या तो क्या हो गए, सीधे चले गए, और या फिर क्या हुए, न्यून कोणों पर विक्षेपित हो गए। ठीक है। तो इससे देखो क्या रिजल्ट निकाला रदरफोर्ड ने निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है, खोखला होता है। खोखला था तभी तो सीधे निकल गए, अगर मान लो वहाँ पे कोई चीज़ पड़ी होती तो क्या होता है, अल्फा कण अपने रास्ते से भटकते। तो उसने क्या रिजल्ट निकाला कि ज़्यादातर अल्फा कण सीधे निकल गए, इसका मतलब क्या है कि परमाणु का जो अधिकांश भाग है वो कैसा है, खोखला है। अब नेक्स्ट देखो उन्होंने क्या देखा कि बहुत ही कम संख्या में अल्फा कण 90 डिग्री या इससे अधिक कोणों पर प्रतिकिरणित होते हैं। मतलब जैसे ये वाले की बात करूँ, ये वाला अल्फा कण है, तो ये वाला अल्फा कण अब देखो क्या हो रहा है, जाना तो सीधा चाहिए था लेकिन गया इस दिशा में, तो ये क्या हो रहा है अब, यानी कि 90 डिग्री से बड़े कोणों पर क्या हो रहा है, जा रहा है, यानी कि अधिक कोण पर प्रकीर्णित हो रहा है। तो ऐसे बहुत ही कम अल्फा कण थे जो क्या हुए, 90 डिग्री से बड़े के कोणों पर प्रकीर्णित हुए। तो अब क्या होता है कि क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान तो अल्फा कण से बहुत कम होता है, भी इलेक्ट्रॉन तो क्या होता है, अल्फा कण से बहुत छोटा होता है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता भी एक 7000 किलो की वस्तु एक 1 किलोग्राम की वस्तु से टकराए, ठीक है, और क्या हो जाए, अपने रास्ते से भटक जाए। ऐसा हो सकता है क्या भी एक 7000 किलो की वस्तु एक 1 किलो की वस्तु से टकराए और अपने रास्ते से भटक जाए, तो वो 7000 वाली तो उस 1 किलो को दबा लेगी। तो वही चीज़ यहाँ पे रदरफोर्ड ने बताया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान तो अल्फा कण से बहुत कम होता है, अतः इलेक्ट्रॉन से टक्कर करके अल्फा कण पथ से विचलित नहीं हो सकते हैं, ये उसने बताया। अतः रदरफोर्ड ने बताया कि इन अल्फा कणों पर अत्यधिक प्रतिकर्षण बल लगता है। तो उसको यहाँ पे क्या शंका हुई भी ये वाले जो अल्फा कण है ये किससे क्या हो रहे हैं, प्रतिकर्षित हो रहे हैं, और प्रतिकर्षित अल्फा कण पर जब प्लस आवेश है, +2 ये आवेश है अल्फा कण पर, तो प्रतिकर्षण इस पर प्लस आवेश ही लगा सकता है। तो रदरफोर्ड ने पाया कि यहाँ पे जो परमाणु का बीच वाला भाग है यहाँ पे कोई प्लस आवेश है, और उस प्लस आवेश का मान क्या है, बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि तभी क्या हुआ कि अल्फा कण वैसे बहुत ही भारी कण होते हैं, तो इसको भी क्या कर दिया उसने, अपनी दिशा से मोड़ दिया, इसका मतलब यहाँ पे प्लस आवेश विद्यमान है। अब नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट है ये बहुत ही बढ़िया पॉइंट है और इंटरेस्टिंग है, और साथ में इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है। देखो क्या बताया रदरफोर्ड ने कि लगभग 8000 कणों में से एक कण ऐसा था जो 180 डिग्री के कोण पर विपरीत दिशा में लौट आया। 180 डिग्री के कोण पर मतलब जिस दिशा में गया उसी दिशा में वापस लौट आया टकरा के। ठीक है। यह देखकर रदरफोर्ड को अत्यंत आश्चर्य हुआ। आश्चर्य क्यों हुआ? उसने कहा कि यह ऐसी घटना है जो मैंने अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखी। यह तो ऐसा है मानो कि 15 इंच तोप का गोला कागज पर दागा हो और यह लौट कर आपसे ही टकरा गया हो। मतलब कि ये एक ऐसी घटना उसने मानी कि अगर अपने एक कागज रख दें सामने और यहाँ से 15 इंच मतलब 1.5 फुट त्रिज्या का क्या करें, 1.5 फुट त्रिज्या का अपने कोई गोला दागें और वो गोला क्या हो, इस कागज से टकरा के वापस आ जाए, किसी तोप से दागा हुआ गोला। तो ये बहुत ही आश्चर्यजनक घटना थी। अब उसने ऐसा कहा क्यों, वो देखो, क्योंकि जो उसने सोने की पट्टिका ली थी, सोने की पन्नी ली थी, उसका साइज उसने क्या लिया था, 10⁻⁷ मीटर, जो कि बहुत ही पतली थी। ठीक है ना, 10⁻⁷ मीटर बहुत ही पतला आकार हो जाता है। और इसकी तुलना में जो अल्फा कण था, उस अल्फा कण का साइज बहुत बड़ा था, लेकिन फिर भी इतनी पतली पट्टिका से ये अल्फा कण, जो भारी अल्फा कण था, वो टकरा के वापिस आ गया। तो इसका रिजल्ट उसने क्या निकाला, ऊपर वाले जो दोनों प्रेक्षण थे कि या तो अल्फा कण क्या हो गए, ऐसे अधिक कोण पर विचलित हो गए, भी जाना तो उनको ऐसे चाहिए था लेकिन ऐसे चले गए, या फिर 180 डिग्री के कोण पर ही लगभग 8000 कणों में से एक कण ऐसा हुआ जो वापिस आ गया। तो अब देखो नेक्स्ट पढ़ते हैं कि उक्त दोनों प्रेक्षण से रदरफोर्ड ने बताया कि अल्फा कण अत्यधिक प्रतिकर्षण के कारण क्या होते हैं, वापस लौट आते हैं, तथा यह तभी संभव है जब परमाणु का समस्त धनावेश व संपूर्ण द्रव्यमान एक बिंदु पर केंद्रित हो। अब उसने बताया कि इतना प्रतिकर्षण तो तभी लग सकता है जब क्या हो कि परमाणु का जो सारा धनावेश है वो एक बिंदु पर हो।
अब बिंदु ही क्यों लिया उसने, क्योंकि बहुत सारे अल्फा कण छोड़े उसने तो, लेकिन उसमें से एक ऐसा था जो बिल्कुल सीधा गया और इस सीधा इससे टकरा के क्या आ गया, वापिस आ गया, मतलब इससे प्रतिकर्षित होके क्या आ गया, वापिस आ गया। अब अगर ज़्यादा आ जाते वापिस फिर तो वो कह देता भी ये वाला जो धनावेश है वो क्या है, फैला हुआ है काफ़ी जगह में, क्योंकि काफ़ी एक अल्फा कण वापिस आ गए। अब लगभग 8000 में से एक अल्फा कण वापिस आ रहा है, तो इसका मतलब बहुत ही छोटे भाग में वो क्या है, पॉजिटिव आवेश फैला हुआ है। ठीक है, तो तभी उसने कहा कि परमाणु का समस्त धनावेश यानी कि समस्त पॉजिटिव चार्ज और संपूर्ण द्रव्यमान जो होता है वो एक ही बिंदु पर उपस्थित होता है, और इस बिंदु को अपने क्या बोल देते हैं, क्या पढ़ा है केमिस्ट्री में आपने, इस बिंदु को बोलते हैं नाभिक, न्यूक्लियस। ठीक है ना, ये नाभिक होता है परमाणु का। अब नेक्स्ट है, एक पॉइंट दिया हुआ था इंपॉर्टेंट कि कोई अल्फा कण कितने कोण से विक्षेपित होता है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह परमाणु के केंद्र से कितने नज़दीक से गुजरा है। मतलब क्या हुआ कि अल्फा कण अलग अलग कोणों पर विक्षेपित होते हैं टकराने के बाद, तो कोई अल्फा कण न्यून कोण पर विक्षेपित हो रहा है और कोई अधिक कोण पर, तो इसका मतलब क्या है कि न्यून कोण वाला तो नाभिक से थोड़ा सा दूर से गुजरा है, तभी उस पर प्रतिकर्षण कम लग रहा है और वो थोड़ा विचलित हुआ है। लेकिन अगर अधिक कोण वाला या 180 डिग्री वाले की बात करें तो वो परमाणु के नाभिक के क्या है, बहुत ही नज़दीक से गुजरा है। तो जितना ज़्यादा कोण होगा उतना ही क्या होगा, जो कण है वो क्या होगा, नाभिक के पास से गुजरेगा। ठीक है, परमाणु के केंद्रीय भाग से। अब देखो, जो उसने ये रिजल्ट देखे उसके आधार पर रदरफोर्ड ने अपना नाभिकीय मॉडल दे दिया। अभी मैं तो परमाणु के एटम है, जो परमाणु की संरचना है, उसको ऐसा समझता हूँ। ठीक है, और रदरफोर्ड का परमाणु का नाभिकीय मॉडल कहते हैं इसे। नाभिकीय मॉडल क्यों, क्योंकि नाभिक के बारे में सर्वप्रथम रदरफोर्ड ने बताया था भी क्या होता है, परमाणु का एक नाभिक होता है। ठीक है ना, रदरफोर्ड ने बताया था अपने प्रयोग में। तो देखो, पहला जो इसका पॉइंट है, ये तीनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगर मान लो 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाए, आपसे पूछ ले कि परमाणु के रदरफोर्ड का परमाणु का नाभिकीय मॉडल को बताइए, तो जो 3 पॉइंट आएंगे इसमें, वो तीनों पॉइंट आपको लिखने पड़ेंगे। तो देखो, पहला पॉइंट पढ़ते हैं, क्या है कि परमाणु का संपूर्ण धनावेश। अब धनावेश किस में होता है, नाभिक में होता है। आपको पता है नाभिक में प्रोटॉन होते हैं, तो तभी उसने कहा कि जितना भी परमाणु का धनावेश है वो लगभग समस्त द्रव्यमान परमाणु के केंद्र पर लगभग 10⁻⁻15 मीटर कोटि त्रिज्या के सूक्ष्म केंद्र पर उपस्थित होता है। मतलब कि उसने कहा कि परमाणु जो होता है, परमाणु के केंद्र पर एक गोला मान लो आप, और इस गोले की त्रिज्या कितनी मान लो आप, 10⁻⁻15 मीटर। बहुत ही कम त्रिज्या है ये, इसको 10⁻⁻15 मीटर, यानी आप एक के नीचे क्या करो, एक और अपॉन में 10 के पीछे 14 जीरो और लगा दो, तो इतना छोटा यानी पार्ट है ये। तो इतनी त्रिज्या का क्या होता है, सूक्ष्म केंद्र पर उपस्थित होता है, यानी जो धनावेश होता है वो इस त्रिज्या के गोले में उपस्थित होता है, और इस केंद्रीय भाग को क्या बोल देते हैं, नाभिक। तो अगर आपसे नाभिक का साइज बोल दे तो आप लगभग 10⁻⁻15 मीटर कोटि की बोल सकते हो भी, इतना क्या होता है, नाभिक का साइज होता है। अब नेक्स्ट उसने क्या बताया कि नाभिक के बाहर 10⁻10 मीटर त्रिज्या के खोखले गोले में इलेक्ट्रॉन वितरित रहते हैं। ठीक है, कि नाभिक के बाहर क्या होता है, जो पार्ट होता है खोखला होता है। अब आप कंफ्यूज हो रहे होगे कि 10⁻15 पड़ा था ऊपर तो, और नीचे 10⁻10 है, तो इन दोनों में से बड़ा कौन सा है। तो अगर नेगेटिव में पावर है तो जो छोटा होता है उसकी वैल्यू बड़ी होती है, मतलब 10⁻10 यहाँ पे बड़ा है। तो मतलब जो नाभिक होता है वो तो ऐसे होता है, नाभिक बिल्कुल छोटा, और जो इसकी त्रिज्या होती है वो 10⁻10 मीटर ऐसे होती है। और कितने गुना बड़ी होगी इससे, 10⁻5 गुना बड़ा हो गया जो परमाणु का आकार हो गया। नाभिक से जो परमाणु का आकार है वो 10⁻5 गुना बड़ा, मतलब 10⁻5 1,00,000 गुना बड़ा कह सकते हो। ठीक है, फिर परमाणु नाभिक से इतना बड़ा होता है। तो आपकी बुक में एक लाइन दी हुई है, बहुत ही अच्छी लाइन है इसको समझने के लिए, कि अगर अपने क्या करें, इस परमाणु की तुलना एक क्रिकेट के स्टेडियम से करें। भी क्रिकेट का स्टेडियम गोल होता है, भी ये सारा परमाणु क्या है, एक क्रिकेट का स्टेडियम है। तो इस क्रिकेट के स्टेडियम के बिल्कुल बीच में अगर एक मक्खी बैठी हुई हो, क्या बैठी हुई हो, मक्खी बैठी हुई हो, तो वो मक्खी क्या होगी, नाभिक होगी। मतलब इतने छोटे आकार का होता है भी। जिस प्रकार से स्टेडियम और मक्खी की अगर आप तुलना करो तो स्टेडियम की तुलना में मक्खी का आकार बहुत छोटा है, तो बिल्कुल वही प्रकार यहाँ पे है कि जो परमाणु है उसकी तुलना में नाभिक का आकार बहुत ही छोटा होता है। आप इसको मक्खी मान सकते हो और इसको स्टेडियम।
ठीक है। तो अब क्या कहा रदरफोर्ड ने कि नाभिक के बाहर 10⁻⁻10 त्रिज्या के गोले में इलेक्ट्रॉन वितरित रहते हैं, अतः परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है, खोखला होता है। यानी ज़्यादातर भाग जो परमाणु का होगा वो खोखला होगा, तथा परमाणु के नाभिक पर कुल धनावेश व इन इलेक्ट्रॉनों पर उपस्थित ऋणावेश क्या होते हैं, समान होते हैं। मतलब जितना क्या होगा नाभिक पर धनावेश होगा उतना ही क्या होगा इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश। भी वो जो खोखला भाग बचा हुआ है सारा, उसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उसने कहा, जिससे परमाणु क्या होता है, स्थायी बन जाता है। यदि इलेक्ट्रॉन विराम अवस्था में, ये दूसरा पॉइंट हो गया इसका। अब तीसरा पॉइंट उसने क्या बताया कि यदि इलेक्ट्रॉन विराम अवस्था में हो तो उन पर नाभिक का आकर्षण बल लगने के कारण वे नाभिक में गिर जाएंगे। तो देखो एक समस्या आ गई यहाँ पे। समस्या क्या आई कि अगर मान लो आप ऐसा मानते हो भी ये तो पॉजिटिव चार्ज है और इस पॉजिटिव चार्ज के चारों ओर क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन रहते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन इस परमाणु में रहते हैं। तो ये वाला पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो इस पर क्या लगाएगा, आकर्षण बल लगाएगा। तो आकर्षण बल लगने से वे नाभिक में गिर जाएंगे, मतलब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, इस नाभिक में चले जाएंगे। तो इस समस्या के समाधान हेतु रदरफोर्ड ने बताया, अभी अब उसने अपना क्या किया, सिद्धांत बता दिया भी इस समस्या का समाधान कैसे होगा। तो रदरफोर्ड ने बताया कि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथों पर घूमते हैं। वृत्ताकार पथ पर क्या लगाते हैं, उसने कहा चक्कर लगाते हैं। ऐसे नहीं भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रुके हुए हैं, वो क्या करते हैं, लगातार वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते रहते हैं। और इन्हें घूमने हेतु जो आवश्यक अभिकेंद्रीय बल होता है वो नाभिक के आकर्षण बल द्वारा मिलता है। ठीक है, कि जो इस पे नाभिक आकर्षण बल लगा रहा होगा उस बल से इसको क्या मिलेगा, अभिकेंद्रीय बल। आपको पता है कि कोई वस्तु को अगर वृत्ताकार पथ में घूमना है तो उसको क्या चाहिए, अभिकेंद्रीय बल चाहिए। अब अगर मान लो मैं पृथ्वी की बात करूं, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, तो पृथ्वी पर सूर्य जो क्या कर रहा है, आकर्षण बल लगा रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल लगा रहा है। उसी बल के कारण क्या होता है, पृथ्वी को अभिकेंद्रीय बल मिलता है और पृथ्वी अपने अक्ष पर क्या होती है, घूमती है। यानी कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, सॉरी। तो बिल्कुल उसी प्रकार से यहाँ पर जो आकर्षण बल होगा और नाभिक का आकर्षण बल होगा वही क्या प्रदान करेगा, अभिकेंद्रीय बल। और ये आकर्षण बल होगा कौन सा बल, कि गुरुत्वाकर्षण होगा या कौन सा, तो ये वाला जो बल होगा वो होगा विद्युत बल या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्थिर वैद्युत बल जिसको बोल देते हैं, जो अपने पहले चैप्टर में पढ़ा है, स्थिर वैद्युत की आवेशों के कारण लगने वाला बल होता है। तो उसने बताया कि ये वृत्ताकार पथों पर घूमते हैं। अब ये वृत्ताकार पथ उसने ऐसे नहीं भी जो कक्षक होते हैं उसके बारे में बताया, भी ऑर्बिट में घूमते हैं, ऑर्बिट वाला नहीं बताया उसने, ओनली इनको वृत्ताकार पथ कहा, भी कई वृत्ताकार पथों में घूमते हैं। अब नेक्स्ट है कि रदरफोर्ड मॉडल भी सक्सेसफुल तो इतना नहीं हो पाया था, फिर भी इसने नाभिक की खोज कर दी थी। तो अब देखो रदरफोर्ड मॉडल की कमियां क्या क्या थी, ये भी कई बार पूछा जा सकता है आपसे कि परमाणु के रदरफोर्ड मॉडल की कमियां बताइए, भी कमियां क्या थी जिसके कारण रदरफोर्ड मॉडल क्या हुआ, पूरी तरह से सक्सेस नहीं हुआ। ठीक है, तो अब जो पहले दिन आपको मैंने चैप्टर करवाया था, पहले दिन जो 2 टॉपिक करवाए थे उसमें क्या था कि एक पॉइंट था, देखो पॉइंट क्या था कि जब भी कोई आवेशित कण होता है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन की बात करो या चाहे आप प्रोटॉन की बात करो, कोई भी आवेशित कण हो, जब वो गति करता है तो वो गति करता हुआ कण क्या होता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। ठीक है ना, ऊर्जा को क्या करता है, उत्सर्जित करता है, बाहर निकालता है, जब भी कोई आवेशित कण गति करेगा। अब ये क्या होगी, यहाँ से समस्या उत्पन्न होगी। तो देखो क्या है समस्या, पहला पॉइंट अपने पढ़ते हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत के अनुसार आवेशित कण गति करते समय विद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्सर्जन करता है, ये तो करते ही अभी विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत कहता है। तो क्या हुआ कि अतः यदि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर गति करेंगे तो विद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्सर्जन करेंगे। तो यहाँ पंगा पड़ गया, देखो कैसे कि विद्युत चुंबकीय भी इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन भी क्या है, आवेशित कण है। तो आवेशित कण जब भी क्या करता है, गति करता है, तो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। आप इसको ऐसे समझ सकते हो भी, आप क्या करो, अगर मान लो दौड़ लगाते हो तो आपके शरीर की ऊर्जा कम होती है, ठीक है, तो वो ऊर्जा क्या करते हो, आप नष्ट करते हो, ऊर्जा कम होती है। तो वही चीज़ इलेक्ट्रॉन की, भाई अब इलेक्ट्रॉन लगातार भाग रहा है तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा भी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो ऐसा होने पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, तो इसके पथ की त्रिज्या क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। भाई जो इलेक्ट्रॉन पहले बड़े पथ पर चक्कर लगा रहा था अब वो छोटे पथ पर लगाना स्टार्ट हो जाएगा।
ठीक है। तो अब क्या होगा कि यह नाभिक की ओर सर्पिल पथ पर चलेगा। भी ये नाभिक और ये इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या होगा, नाभिक इस पे आकर्षण बल लगाता है, तो उस आकर्षण बल के कारण क्या होगा, ये सर्पिल पथ पर जाएगा और लगातार नाभिक की ओर आकर्षित होता जाएगा और अंत में क्या होगा, ये नाभिक में गिर जाएगा। अब देखो सर्पिल पथ यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो ऐसे होता है। भी इलेक्ट्रॉन क्या किया, इलेक्ट्रॉन ऐसे चलना स्टार्ट किया और धीरे धीरे कम होते होते वो बिल्कुल नाभिक के पास पहुँच जाता है और लास्ट में नाभिक में गिर जाना चाहिए। तो ऐसे अगर इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिरने लगे तो फिर तो क्या होगा, जो परमाणु होगा उसमें इलेक्ट्रॉन बचेंगे ही नहीं, सारे नाभिक में गिर जाएंगे। लेकिन वास्तव में नहीं होता ऐसा, इलेक्ट्रॉन तो क्या होता है, नाभिक के चारों ओर ही रहते हैं। तो अंत में यह नाभिक में गिर जाएगा, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता था। रदरफोर्ड इसकी व्याख्या नहीं कर पाया, रदरफोर्ड ने व्याख्या नहीं की इसकी, इस कारण उसका मॉडल थोड़ा सा यहाँ पे फेल हो गया। भी इलेक्ट्रॉन अगर गति करता है इलेक्ट्रॉन, तो वो नाभिक में गिरता क्यों नहीं है, उसकी ऊर्जा कम होने के कारण। ठीक है, इस सवाल का जवाब वो नहीं दे पाया। अब नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट जो पॉइंट है, सेकंड पॉइंट, कि क्योंकि इलेक्ट्रॉन की सर्पिल गति होने से उसकी आवर्ती हर समय परिवर्तित होगी। अब आवर्ती क्या होती है, एक सेकंड में कंपनों की संख्या, या आप कह सकते हो एक सेकंड में चक्रों की संख्या। तो अब देखो, अगर तो मान लो वो बड़े पथ पर जा रहा था इलेक्ट्रॉन, तब तो उसको ज़्यादा टाइम लगेगा। अब छोटे पथ पर जा रहा है तब उसको कम टाइम लगेगा। मतलब इलेक्ट्रॉन का अब चक्कर लगाने का समय घटता जा रहा है, तो मतलब उसकी आवर्ती क्या हो रही है, चेंज हो रही है। मतलब यहाँ तो वो ज़्यादा चक्कर लगा सकते उतने टाइम में, लेकिन यहाँ पे एक चक्कर ही लगाता था। तो आवर्ती को न्यू से लिखते हैं, या आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा न्यू, तो हर समय परिवर्तित होगी, अतः हर समय ऊर्जा भी परिवर्तित होती रहेगी उसकी इलेक्ट्रॉन की। ठीक है ना, ऊर्जा क्या होती है, E इज इक्वल टू एच न्यू, जो प्लांक ने समीकरण दी थी अपनी, एच न्यू आवर्ती, ये प्लांक का नियतांक होता है, और न्यू क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की आवर्ती होती है। तो E बराबर एच न्यू, अगर आवर्ती चेंज होगी तो ऊर्जा भी क्या होगी, चेंज होगी। तो यदि इस उत्सर्जित ऊर्जा का स्पेक्ट्रम प्राप्त करें तो यह सतत होना चाहिए। तो रदरफोर्ड ने बताया कि ये जो, अगर मान लो आप कह रहे हो भी उसकी ऊर्जा कम होती जा रही है, तो उसकी ऊर्जा का जो ग्राफ है वो ऐसे आना चाहिए, भी लगातार कम होती 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 ऐसे कम होती नीचे आनी चाहिए। तो अब ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ कैसा है, इस ग्राफ को अपने सतत बोल देते हैं। सतत मतलब बीच में से कहीं टूटा हुआ नहीं है, कंटिन्यूस है, लगातार है। तो ग्राफ इसका ऐसा आना चाहिए, यानी स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम क्या होता है, ऊर्जा का ग्राफ या निरूपण ही होता है। तो ऊर्जा क्या होनी चाहिए उसकी, इस प्रकार धीरे धीरे कम होनी चाहिए, लगातार ऐसा ग्राफ आना चाहिए। लेकिन वास्तव में क्या होता है, परंतु वास्तव में इलेक्ट्रॉन कुछ विशिष्ट मानों की ऊर्जा को ही उत्सर्जित करता है। मतलब जो इलेक्ट्रॉन के लिए ग्राफ होता है ऊर्जा का, वो इस प्रकार ना हो कि पहले यहाँ होगा फिर यहाँ होगा यहाँ होगा, टूटे हुए ग्राफ होंगे, और ये क्या होगा, एक रेखा के रूप में होंगे। मतलब इसको नीचे मिलाओगे तो ऐसे रेखाएं अपने को मिलेंगी। ठीक है, तो इस ग्राफ को अपने बोल देते हैं, जो स्पेक्ट्रम होता है, इस प्रकार के स्पेक्ट्रम को अपने रेखीय स्पेक्ट्रम बोल देते हैं। भी जो इलेक्ट्रॉन का स्पेक्ट्रम है रदरफोर्ड के हिसाब से, तो ऐसा आना चाहिए, सतत आना चाहिए ये वाला। लेकिन वास्तव में ये वाला स्पेक्ट्रम आगे बोर प्राप्त करेगा। तो उसने जो स्पेक्ट्रम बताया, उसने क्या बताया, रेखीय स्पेक्ट्रम बताया। भी रेखीय रूप में इसका जो ग्राफ है वो अपने को मिलता है, और टूटा फूटा ग्राफ मिलता है इसका बीच में से। ठीक है ना, और ये टूटी फूटी क्या होती हैं, ये अलग अलग श्रेणियाँ, जैसे लाइमन श्रेणी, ये बामर श्रेणी, ऐसे करके श्रेणियाँ होती हैं, और आगे पढ़ेंगे। तो ये उसने बताया, बोर ने भी, ग्राफ ऐसा ना हो कि स्पेक्ट्रम उसका कंटिन्यूस, यानी आपको तो यही याद रखना है कि सतत स्पेक्ट्रम ना हो कि क्या होता है, लीनियर स्पेक्ट्रम उसका होता है। ठीक है, तो ये क्या था, परमाणु का रदरफोर्ड मॉडल था। ये कंप्लीट हो गए। यहाँ पे आपको क्या करना है, रदरफोर्ड के पहले तो प्रायोगिक व्यवस्था, फिर उसके प्रेक्षण, और उसने क्या परिणाम निकाले प्रेक्षणों के आधार पर, फिर उन परिणामों के आधार पर उसने क्या किया, अपना जो मॉडल है वो दिया था। ठीक है, और लास्ट में क्या आ जाएंगी, इसकी कमियां आ जाएंगी, और मैंने आपको इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप दिखाई दिया था। अब देखो थॉमसन मॉडल फेल कहाँ पे हुआ, वो थोड़ा सा बता देता हूँ मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू, कि थॉमसन मॉडल फेल क्यों हुआ, उसको रदरफोर्ड के कारण फेल क्यों हुआ। भी रदरफोर्ड मॉडल में ऐसा क्या था कि जो थॉमसन मॉडल नहीं बता सका। अब देखो थॉमसन मॉडल के अकॉर्डिंग क्या था, और रदरफोर्ड मॉडल, दोनों के डायग्राम आपको दिखा रखे हैं। तो देखो, अगर थॉमसन मॉडल को अपने सही माने, तो जो ये वाले अल्फा कण अपने भेजे थे, ये अल्फा कण सीधी जाने चाहिए थे। क्योंकि देखो उसने बताया था कि जो आवेश होता है वो क्या होता है, सारे परमाणु में फैला रहता है, और ये परमाणु की त्रिज्या मैंने आपको अभी बताई है कि 10⁻⁻10 मीटर होता है। ठीक है, और
क्या होता है कि मान लो, देखो रदरफोर्ड ने तो बताया कि ये वाला जो सारा आवेश है वो इस गोले पर रहता है और इसकी त्रिज्या होती है 10⁻⁻15 मीटर। तो अगर मान लो, अगर इसी आवेश को अपने इस गोले में फैला दें सारे में, जो इससे क्या 1 लाख गुना बड़ा है, तो आवेश क्या होगा, एक पर्टिकुलर जगह पर बहुत ही कम आवेश होगा। ठीक है ना भी, एक चीज़ को, एक तो क्या है कि बहुत ही थोड़ी जगह में फैली हुई है, और अगर उसी को अपने बहुत ही ज़्यादा यानी जगह में फैलाना चाहें तो वो बहुत ही विरल हो जाएगी। विरल हो जाएगी मतलब हर एक बिंदु पर अब आवेश का मान क्या हो जाएगा, बहुत ही कम हो जाएगा। क्योंकि एक तो एक जगह पे इकट्ठे रहना और एक सारे में फैल जाना और 1 लाख गुणे क्षेत्रफल में फैल जाना। ठीक है, तो आप ऐसे कह सकते हो, इसका एक एग्जांपल ले सकते हो कि एक तो क्या है कि नमक, अगर आप नमक लोगे तो नमक को एक तो एक जगह पे फैला देना, और एक आपको कहें कि आप बहुत सारा यानी आपको एरिया दे दे, उस सारे एरिया में नमक को फैलाओ आप, तो क्या होगा कि उस थोड़ा सारे बड़े एरिया में तो क्या होगा, थोड़ा थोड़ा नमक फैलेगा, ये चीनी थोड़ी थोड़ी फैलेगी, यानी इसके दाने ऐसे बिखर जाएंगे। और अगर एक बहुत ही थोड़े यानी क्षेत्रफल में आपको फैलाना हो तो वहाँ सारा एक जगह पे इकट्ठा हो जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे आवेश के लिए थी कि जो थॉमसन ने बताया था, थॉमसन के मॉडल के अकॉर्डिंग क्या था कि आवेश ऐसे फैला हुआ है, तो अगर फैला होता है ऐसे तो ये अल्फा कण क्या होते, सीधे निकल जाते, इलेक्ट्रॉनों की तो ये परवाह ही नहीं करते क्योंकि 7000 गुना इससे भारी होते हैं, तो डायरेक्ट इसमें से सीधे जाने चाहिए थे। लेकिन वास्तव में रदरफोर्ड मॉडल के अकॉर्डिंग क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहे हैं, ये इससे नाभिक से दूर जा रहे हैं, वो तो सीधे चले गए, जो नाभिक के थोड़ा पास से गुजरते हैं वो क्या हुए, थोड़ा सा उनमें परिवर्तन आ गया, यानी प्रकीर्णित हो गए, अपनी दिशा से भटक गए, और जो बिल्कुल नाभिक की सीध में आया वो क्या हो गया, यह जो अल्फा कण था वो क्या हो गया, बिल्कुल यानी कि 180 डिग्री या फिर अधिक कोण पर क्या हो गया, विक्षेपित हो गया। तो इस कारण क्या है कि थॉमसन मॉडल यहाँ पे फेल होता है। थॉमसन मॉडल के अकॉर्डिंग तो अल्फा कण सीधे जाने चाहिए थे, लेकिन सीधे ना जाके वो अलग अलग दिशाओं में जाते हैं। तो इस प्रकार से क्या हुआ, थॉमसन मॉडल जो है इसकी व्याख्या नहीं कर पाया। बाकी अपने क्या है कि नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, तो इसको क्या करो, आप अच्छे तरीके से पढ़ना स्टार्ट कर दो चैप्टर को। अभी तक तो थ्योरेटिकल पोर्शन ही चल रहा है इसका, तो अच्छे तरीके से तैयारी करो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।